आप सभी मित्रों का अपनी YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम और आप जिस बिल पर चर्चा करने वाले हैं वो बिंदु है संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रथम भाग इसके पहले हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो सर्वप्रथम आप उस वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो पहले जब उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, तब आपको संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया भाग 2। भाग 2 में है क्या? भाग 2 में मूल अधिकार में संशोधन, इससे संबंधित जो जितने वाद हैं सभी वादों पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि अनुच्छेद 368 में संशोधन जो किया गया था वो कौन कौन से संशोधित थे। सभी बिंदुओं पर बारी बारी हम नजर रखेंगे। तो देखते हैं, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। मूल अधिकार में संशोधन से संबंधित है। मूल अधिकार आप जानते हैं कि ये भाग 3 में है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 13 का पैरा 2, अनुच्छेद 13 का पैरा 2 ये कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती या न्यून करती है। ये अनुच्छेद 13 का पैरा 2 इतना महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद विवाद का विषय बन गया। विवाद का विषय इसलिए बना कि जो ये विधि शब्द है, कौन शब्द है? विधि शब्द, यही विवाद की जड़ बन गई। हुआ ये, जैसा कि इसमें लिखा है कि ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती या न्यून करती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो संविधान संशोधन विधि है, जो संविधान संशोधन विधि है, क्या इस विधि के अंतर्गत आती है? अगर इस विधि के अंतर्गत आती है तो मूल अधिकार में संशोधन करने का संसद को कोई अधिकार नहीं है। अगर इस विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन विधि नहीं आती तो संसद को मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है। यही प्रश्न, यही समस्या जो बनी थी, उसका निराकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम वादों में जाकर के दिया। पहला वाद है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। माननीय सर्वोच्च न्यायालय शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में जो चुनौती दी गई, जो वादियों ने चुनौती दिया, वो चुनौती क्या दिया? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 को चुनौती दी गई। पहले हमें जाने कि प्रथम संविधान संशोधन था क्या। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। ये जो संविधान संशोधन था, जो भूमि सुधार से संबंधित संशोधन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो किया गया था, संसद ने किया था, उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। किस अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। आपको ये मालूम है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। प्रश्न यहां भी उठता है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? हमारा दिमाग उस समय ये काम करता है कि 12 अनुसूचियां, क्योंकि 12 अनुसूचियां नहीं, उस समय 8 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूचियां बाद में तमाम संविधान संशोधनों के जरिए उसमें सम्मिलित की गई। तो 9वीं अनुसूची कब डाली गई? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। जब उसमें भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम, उसमें जो कानून था, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। इसलिए डाल दिया गया कि उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई सुनवाई ना कर सके। क्यों? क्योंकि जो भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम था, जो कानून था, वो संपत्ति से संबंधित था और उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत था। अब जब इसको चुनौती दी गई तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर निर्णय क्या दिया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन विधि को नहीं माना। इस वाद में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जो विधि शब्द है अनुच्छेद 13 के पैरा 2 में, उसके अंतर्गत संविधान संशोधन विधि नहीं है। संविधान संशोधन विधि जब नहीं है तो संसद को पूर्ण अधिकार है, वह मूल अधिकारों के अंतर्गत किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। तो ये तो रहा शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का वाद। अब आगे जो वाद आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इस वाद में क्या था? इस वाद में मामला यह था कि 17वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई। चुनौती किसको दी गई? 17वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई। अब हम जानेंगे कि 17वां संविधान संशोधन अधिनियम था क्या जिसको चुनौती दी गई। वो ये था कि ये भी यहां मामला भूमि सुधार से संबंधित था। उस समय केरल राज्य और मद्रास, जो अब मद्रास राज्य नहीं है, उसमें मद्रास राज्य रहता था, केरल और मद्रास राज्य भूमि सुधार से संबंधित कोई कानून बनाए और उस कानून को
केंद्र सरकार ने नॉमिनल सूची में डाल दिया। यहां अनुच्छेद 31 का ये जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता था, क्योंकि नॉमिनल सूची में डाल दिया गया था। जब नॉमिनल सूची में डाल दिया गया 1963 में, तो फिर यहां चुनौती दी गई कि 17वां संविधान संशोधन अधिनियम गलत है। फिर वही मामला आया कि विधि सद के अंतर्गत ही नहीं आता। यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व निर्णय को बहाल रखा। पूर्व निर्णय जिसमें कहा गया था कि संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के पैरा 2 के तहत विधि शब्द में नहीं सम्मिलित है। तो ये तो रहा सदन का मामला, यहां तक तो कोई बात नहीं। जो मामला बना, विवाद की जड़ बनी, वो मामला था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें क्या किया, संविधान पीठ 11 सदस्यीय थी, 6-5 की बहुमत से फैसला किया। जो संविधान पीठ बनाई गई थी वो 11 सदस्य थी। आपको इस मामले में ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न ये आता है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित या संविधान में अगर कोई सार प्रश्न निहित है, अगर उससे संबंधित कोई वाद आता है, तो किस अनुच्छेद के तहत संविधान पीठ का गठन किया जाए। और ये प्रश्न है, इसका उत्तर क्या है, अनुच्छेद 145 के पैरा 3 में बताया गया है कि संविधान पीठ का गठन होगा जो 5 सदस्यीय हो, कम से कम 5 सदस्यीय होगी संविधान पीठ, उससे कम नहीं होगी। ये अनुच्छेद 145 के पैरा 3 में बताया गया है। और यहाँ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 11 सदस्यीय बेंच बैठती है, और उसमें के सुब्बा राव जो उस समय तत्कालीन सीजीआई थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनके नेतृत्व में वह बेंच बैठती है। वो बेंच निर्णय क्या देती है कि अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है, संविधान संशोधन की शक्ति का नहीं। समझने की बात यह है कि अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है, संविधान संशोधन की शक्ति का नहीं, अर्थात पावर की नहीं, प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और जब प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो इस निर्णय की वजह से ये दोनों निर्णय पलट जाते हैं। ये दोनों निर्णयों को पलटते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला किया, ये फैसला सुनाया कि संसद को मूल अधिकार के अंतर्गत किसी भी आर्टिकल में, किसी भी अनुच्छेद में कोई भी संशोधन करने का अधिकार नहीं है। और जब कोई अधिकार नहीं है, तो जो उसके पूर्व के निर्णय थे सब पलट गए। जब यहां गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा डिसीजन दिया, तो तत्कालीन जो सरकार थी माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में वो हिल गई। वो हिल इसलिए गई कि ये ऐसा निर्णय था जो बहुत दूरगामी था, क्योंकि संविधान संशोधन में कोई जब इंटरफेयर नहीं कर सकती, संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती, तो सरकार के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली थी। जब मुसीबत आने वाली थी, क्योंकि तमाम ऐसे अनुच्छेद डीपीएसपी में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, जो बिना मूल अधिकार में संशोधन किए उनको कार्यान्वित ही नहीं कर पाते। तब जाकर के उस समय की सरकार ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था, 1971 में उन्होंने पारित किया। उसमें क्या जोड़ दिया, अनुच्छेद 368 में पैरा 1 पैरा 3 जोड़ा, अनुच्छेद 368 में पैरा 1 और 3 जोड़ा, और जो पैरा 2 था उसमें संशोधन कर दिया। पैरा 1 और 3 में क्या जोड़ा गया, पैरा 1 और 3 में क्या जोड़ा गया, इसमें यह जोड़ दिया गया कि अब संसद को जो संविधान का कोई भी पार्ट है उसमें उसको परिवर्तन करने का, परिवर्धन करने का, संशोधन करने का पूरा अधिकार है। और क्या कहा गया, यहां मूल अधिकार के संबंध में भी बता दिया गया कि मूल अधिकार में भी संशोधन किया जाएगा, और वो विधि अनुच्छेद 13 के पैरा 2 के तहत नहीं मानी जाएगी। और ये जो पैरा 2 था, इसमें ये संशोधन कर दिया गया, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि संविधान संशोधन विधि से संबंधित जो बिल आएगा, राष्ट्रपति की कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, और जब बिल पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर इनकार नहीं कर सकता हस्ताक्षर करने से। तो यहां वही जोड़ दिया गया, पैरा 2 में संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित अगर बिल उसके पास आता है तो उस पर हस्ताक्षर करने को बाध्य कहा किया गया। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1971 में जो पारित हुआ, वहीं से बाध्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति अब संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित बिल पर हस्ताक्षर करने को बाध्य है। तो अब हम देखते हैं, जब ये अनुच्छेद जोड़ दिया गया, जब यहां ये बता दिया गया कि ऐसा नहीं होगा, तब फिर मामला पहुंचता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 में आया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी,
जो संविधान से संबंधित जितनी भी बेंच बैठी हैं अब तक की सबसे बड़ी थी। यह संविधान पीठ 13 सदस्यीय थी। 13 सदस्यीय क्यों थी? क्योंकि इसके पहले जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला था उसमें 11 सदस्यीय बेंच थी। अब यह नियम है कि अगर संविधान संशोधन या संविधान से प्रश्न निहित है उस पर अगर बेंच बैठती है तो अगले मतलब पिछली जो बेंच है अगर उसके निर्णय में कहीं उसको दिखाई देता है गड़बड़ी है तो उससे बड़ी बेंच बैठना जरूरी है, आवश्यक है। तो यहाँ 11 सदस्य थी तो इसलिए यहाँ कौन 13 सदस्य को बैठना पड़ा। उस समय हुआ क्या? पहला बिंदु ये समझिए कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई थी जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वैध ठहराया। जो ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम था इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? वैध ठहराया। अब वैध ठहराया उसमें दो डिसीजन आते हैं। पहला डिसीजन ये आया जो सर्वसम्मत से था। सर्वसम्मत से ये था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है। क्या है? संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है। जब यहां ये बता दिया गया कि पूर्ण अधिकार है तो इसका मतलब है कि जो ये विधि शब्द है कि विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन विधि नहीं है। दूसरा निर्णय क्या आया? जो 7-6 की बहुमत से था, 7 पक्ष में थे 6 भी पक्ष में थे, इसमें ये आया कि संसद को अधिकार तो है संविधान में किसी भी पार्टी में संशोधन कर सकती, लेकिन जो संशोधन करेगी संशोधन करते वक्त ये भी ध्यान देना होगा कि उसमें संविधान का जो मूलभूत ढांचा है बेसिक स्ट्रक्चर वो कहीं से उसको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप संशोधन करिए संविधान का पूरा आकार प्रकार ही बदल जाए, ऐसा नहीं। वहां 7-6 की बहुमत से बताया गया कि आधारभूत जो ढांचा है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। जब वहां बहस हो रही थी तो सरकार की तरफ से जो महान्यायवादी थे उन्होंने प्रश्न किया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आधारभूत ढांचा क्या है, इसको हम माने। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय जो डिसीजन दिया उसमें यह बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचा उसका डिसीजन कौन करेगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और जब जिसकी जरूरत पड़ेगी समय समय पर आधारभूत ढांचा क्या है उसकी व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अब ऐसा होता आया है, जब कोई मामला आता है तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर निर्णय देता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो अब तक है हुआ क्या? 24 अप्रैल 1973 को यह फैसला आता है। उस समय एसएनसी गिरी थे, एसएनसी गिरी क्या थे? सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति दोनों है। यहां गोलकनाथ वाले मामले में यहां यह बताया गया था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है न कि संविधान संशोधन की शक्ति का। यहां क्या किया गया? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति दोनों को समाहित कर दिया। पेशवा दंड भारती बनाम केरल राज्य। आधारभूत ढांचा आपके दिमाग में आएगा कि आधारभूत ढांचा है क्या? इस पर प्रश्न अनेकों बार पूछे गए। प्रश्न होता क्या है? आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचे की व्याख्या या आधारभूत ढांचा से संबंधित मामला किस वाद में आया? कौन से वाद में ऐसा आया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का प्रतिपादन किया? तो वो मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। 1973 में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो आधारभूत ढांचा है क्या? तो जो अब तक डिसीजन आए हैं उसके आधार पे कुछ हम बता दे रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, जो उनका निर्वाचन का तरीका है, जो पंथ निरपेक्षता है, जो गणतांत्रिक शासन प्रणाली है, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जो संसदीय शासन प्रणाली है, ये सब आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आते हैं। जैसे मूल अधिकार में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये इसी के अंतर्गत आता है। अर्थात जो आधारभूत ढांचा है उस पर संसद कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। ये आप समझ लीजिए कि जो न्यायिक इतिहास है, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक इतिहास है, ये मील का पत्थर है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये ऐसा डिसीजन था जिस पर उसके बाद ज्यादा कुछ बहस नहीं हो पाई। आज भी ये चल रहा है। यहां आपको बता दें कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ये 1980 में मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में आया क्या कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 368 के पैरा 4 तथा 5 जोड़ा गया। इसमें संविधान संशोधन अधिनियम के मामले में संसद को अनन्य शक्ति प्रदान की गई। तो वैसे देखा जाए जो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, कहा जाता है कि वो अलग ही मिट्टी की बनी थी। जब आधारभूत ढांचा से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया तो माननीय प्रधानमंत्री जी बैठने वाली नहीं थी, तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी बैठने वाली नहीं थी।
उसने बेरसावे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 368 में पैरा 4 और पैरा 5 जोड़ दिया। इसके पहले एक 3 जोड़ी थी, यहाँ पैरा 4 पैरा 5 जोड़ दिया। 4-5 में किया क्या, उसने साफ साफ लिख दिया कि संसद को अनन्य शक्ति है, संसद किसी भी आधारभूत ढांचा को नहीं मानती। कोई भी आधारभूत ढांचा जो आपने प्रतिपादित किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उस पर हम कुछ नहीं मानते। हम ये संशोधन करते हैं और अनुच्छेद 368 के पैरा 4 और पैरा 5 में समाहित कर देते हैं कि इससे संबंधित जो भी संशोधन होगा वो कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी न्यायालय में। इससे संबंधित इसका मतलब यह है कि संसद सर्वोच्च है, संसद को पूर्ण अधिकार दे दिया गया कि वह इस मामले में संशोधन कर सकती है। फिर मामला पहुंचता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरबार में। संशोधन की विधि मान्यता पर किसी भी न्यायालय में सुनवाई पर रोक लगा दी गई संसद द्वारा। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के पैरा 4 और 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस आधार पे इसको क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है, क्योंकि जब आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया और बताया गया कि संसद को तो पूरा अधिकार है, चाहे जहां संशोधन कर सकती है, लेकिन जो आधारभूत ढांचा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। आधारभूत ढांचा माननीय सर्वोच्च न्यायालय बनाएगा। तो यहाँ उसने इस अनुच्छेद 368 का पैरा 4 था, पैरा 5 था, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस प्रकार अगर अंतिम निष्कर्ष देखें, अंतिम निष्कर्ष ये बताता है कि माननीय संसद को संविधान के किसी भी भाग में किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है, चाहे वो प्रस्तावना हो, चाहे मूलाधिकार हो, चाहे डीपीएसपी हो, कोई भी भाग हो, यहाँ तक कि अनुच्छेद 368 में। लेकिन जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादन कर दिया गया है, उसकी वजह से कहीं भी कोई मामला अगर भविष्य में फंसता है तो ये आधारभूत ढांचे के आधार पे उसको प्रतिपादित जो किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उसी के आधार पर रोक लगा दी जाएगी, ये तय है। अब हम कुछ ये जान लेते हैं कि अनुच्छेद 368 में 3 बार संशोधन किया गया है। कितनी बार? 3 बार। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इस प्रकार संविधान संशोधन से संबंधित 2 पार्ट हम आपके सामने पेश किए। ये दोनों पार्ट जब आप देखेंगे, समझेंगे, थोड़ा समय देंगे, तो संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, कोई प्रश्न इसमें से स्किप नहीं करेगा, हर जगह इसमें प्रश्न शामिल है। आप वीडियो को बड़े आराम से लिखिए, समझिए, बार बार अगर चाहे कहीं से भी कंफ्यूजन हो तो बार बार रिपीट करें, देखें और किताब जो आपके पास है उसको पढ़ते हुए इस वीडियो को देखेंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अब इसके साथ ही अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और हाँ, अगर चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी टच करना ना भूलें। इसके साथ ही हम चलते हैं। जय हिंद।